नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 6 आपके साथ कवर करने जा रहे हैं, फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है ये जानने में कि उनका रोल क्या है इस पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, या फिर उनको कितना कमीशन मिलेगा इस पूरे प्रोसेस में जब वो किसी को एनरोल कराते हैं किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में। तो इस चैप्टर की मदद से आप ये सभी कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर कर लेंगे। हम इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स आपके साथ कवर करेंगे। रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीरिक्विजिट टू बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्या है। नेक्स्ट, रेवेन्यू ऑफ अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, कमीशन डिस्क्लोजर मैंडेटेड बाय सेबी, ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस बाय AMCs फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, nomination facilities for म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को समझकर। कोई भी इन्वेस्टर जो अपना पैसा निवेश करना चाहता है वो कुछ ना कुछ अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव या फाइनेंशियल गोल आपके सामने रखता है। अब इस गोल को पूरा करने के लिए केवल एक म्यूचुअल फंड स्कीम ही नहीं हो सकता है, आपको 4-5 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में उनके पैसों को निवेश करना पड़े। तो उसको हम पोर्टफोलियो कहेंगे। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज को हम पोर्टफोलियो कह सकते हैं। एक या एक से अधिक जो स्कीम्स में जिसमें एक व्यक्ति निवेश कर रहा है उसको हम बास्केट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स कह सकते हैं या फिर पोर्टफोलियो कह सकते हैं। अब इसको अचीव करने के लिए अक्सर इन्वेस्टर के पास उतना एक्सपर्टीज नहीं होता है, जिसके लिए आप जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो कि ये एग्जाम क्लियर करते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, उनको अप्रोच करते हैं ताकि उन्हें सही गाइडेंस मिल सके। तो आप जैसे डायग्राम में देखेंगे, इन्वेस्टर के बीच में दो लोगों का नाम लिखा है। एक तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो कि आप रहेंगे, और नेक्स्ट लिखा है फंड मैनेजर जो कि AMC का व्यक्ति रहता है, जो कि एक पोर्टफोलियो डिसाइड करता है अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव गोल्स को देख के। इन दोनों के काम को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। फंड मैनेजर का काम होता है कि वो सभी कंपनी स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे, इकोनॉमी को समझे और देखे कि लोगों के सेंटिमेंट्स किस तरह से हैं, मार्केट में लिक्विडिटी चाहते हैं या नहीं चाहते। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए वो एक पोर्टफोलियो बनाता है सभी स्टॉक्स को, जो कि एक म्यूचुअल फंड के पार्ट बनते हैं। वहीं पे आप जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं, उनका काम रहता है कि वो एक पोर्टफोलियो, इकोनॉमी सबको नहीं देखना, आपको देखना है आपके इन्वेस्टर को कि उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसकी क्या लिमिटेशन है, उसके क्या क्या रिसोर्सेस हैं। ऐसा तो नहीं कि अपना पूरा का पूरा पैसा ही म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देखना, उनकी ज़रूरतों को, फाइनेंशियल गोल्स को समझना, तो ये सब चीज़ों की जो एनालिसिस करने का काम रहता है वो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का रहता है। उसके हिसाब से वो सूटेबल एलोकेशन प्लान तैयार करता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, और वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जहाँ पे ये व्यक्ति निवेश कर सकता है। एक तरफ से देखने का तरीका ये भी कह सकते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो रहता है वो इन्वेस्टर की सिचुएशन को समझता है, और म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है वो मार्केट के फैक्टर्स को समझता है। दोनों ही प्रोफेशनल्स होते हैं अपने काम पे, जो कि लोगों के फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने की कोशिश करते हैं। आइए हम दोस्तों समझते हैं कि अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन होते हैं। आपको समझना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड जो है आजकल अलग अलग चैनल से बेचा जाता है, कि कोई इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो कोई किसी ना किसी बैंक या फिर कोई स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी से जुड़ा होता है। तो केवल दो डिफरेंसेस हैं। एक होता है इंडिविजुअल प्लेयर्स। आप जानते हैं कि हमारे देश में जैसे LIC हो या UTI का जितने भी सारे फाइनेंशियल डील्स हैं वो आपके घर तक किस तरह से पहुंच पाए, इंडिविजुअल एजेंट की तरफ से। आपके कोई ना कोई अंकल होंगे जिनको आप जानते हैं कि जो LIC से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। अगर वो अंकल नहीं होते, LIC में कोई बैंक वाला होता, तो शायद हो सकता है ये जो इंफॉर्मेशन है आपके घर घर तक आके कोई पहुंचाने वाला नहीं होता। ठीक उसी तरह से म्यूचुअल फंड्स में भी जो एजेंट होता है, जब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जिसे हम कहते हैं, उनका रोल होता है एक एक घर घर तक जाके इस स्कीम्स के बारे में समझाना और उन लोगों को इस स्कीम में शामिल करना।
ठीक उसी तरह से नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज जो होते हैं उनके अंदर भी एजेंट्स होते हैं, बट वो सब एजेंट्स होते हैं। बेसिकली वो एक कंपनी के एम्प्लॉय भी होते हैं। इस वजह से इनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो इंडिविजुअल से काफ़ी अलग रहता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे बैंक में जब आप जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि सर अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इन्वेस्ट करा दूंगा। वो क्योंकि उनके बैंक के रिलेटेड टारगेट्स रहते हैं जिसे उन्हें अचीव करना रहता है। ठीक उसी तरह से बहुत सारे स्टॉकरेज जो कंपनीज है, शेरखान है, तो वो ब्रोकर जो केवल स्टॉक्स में नहीं निवेश कराते अपने किसी किसी क्लाइंट्स को लेके, वो म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कराती है। तो डिफरेंस इनके कॉस्ट स्ट्रक्चर में इसलिए है क्योंकि जो इंडिविजुअल एजेंट होता है उसको तो केवल कमीशन ही देना रहता है, और वो कमीशन तभी मिलता है इन केस अगर वो सेल्स कर पाए तो। बट वहीं पे बैंक का जो एम्प्लॉय है या फिर इस तरह का जो सब एजेंट है उनको तो सैलरी देना होता है। इस वजह से इनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो इससे काफी अलग रहता है। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य प्लेयर्स अभी आजकल मार्केट में आए हैं जिसे हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, जो कि एक ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स के, जिनके आने के बाद ये दोनों ही जो प्लेटफॉर्म्स हैं काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई हैं, इंडिविजुअल भी नॉन इंडिविजुअल भी। क्योंकि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप डायरेक्टली जाके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। ट्रेडिशनली जो है कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं हुआ करता था। जो भी एजेंट रहता था उसी के थ्रू हम म्यूचुअल फंड स्कीम को खरीद सकते थे, और उसमें भी एजेंट को बहुत लंबे लंबे फॉर्म फिल करने पड़ते थे। एक ही इन्वेस्टर जब 4 अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना पड़ता था तो उसको सभी सभी एएमसीज के ऑफिस में जाना पड़ता था, उसके बाद रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के ऑफिस में जाना, तो काफ़ी कम्बरसम हो गया था पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है। बट आज के डेट में ऐसा है नहीं। आज के डेट में जहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इन सब प्लेटफॉर्म्स के बारे में आज हम समझने वाले हैं। एक है ऑनलाइन चैनल पार्टनर्स। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सभी जगह जो है अमेजन हो या कोई भी ऐसी शॉपिंग की वेबसाइट है, वो सभी ऑनलाइन पार्टनर्स को क्रिएट कर रही है ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। जोग्राफिकल कॉन्स्ट्रेंट्स जो होते हैं, अगर आप एक अपने लोकल एरिया में रहते हैं और आप लोकली काम करना चाहते हैं तो केवल आप अपने नज़दीकी जो रिश्तेदार हैं उनको स्कीम बेच पाएंगे, जो ये जो रिश्तेदारों के जो फ्रेंड्स हैं उनको आप शायद स्कीम बेच पाएंगे। वहीं पे अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस चलाते हैं तो बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं जो कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने खुद बना रखे हैं ताकि वो अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस को और आगे बढ़ा सकें। ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने अपना खुद का एक वेबसाइट बनाया है, जिससे ना केवल उन्होंने अपने जोग्राफिकल कॉन्स्ट्रेंट को आउटब्रेक किया, बल्कि जो ग्लोबल लेवल में उनके क्लाइंट्स हैं, बाहर बाहर से उनको कांटेक्ट आते हैं कि सर हमें म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है, आप बताइए कि कहाँ पे करें। तो इस तरह से उन्होंने अपने रीच को बढ़ाया। नेक्स्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स। आप जानते हैं कि सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह से चेकआउट करता है, जो कि बेसिकली अगर आप देखें तो स्टॉक्स को खरीदने और बेचने के लिए यूज किया जाता है। बट वहीं पे सेबी ने अभी ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड जो इतने भी स्कीम्स हैं उन सबको भी लिस्ट कर दिया है इन प्लेटफॉर्म्स में, जिसके थ्रू आप चाहें तो इस तरह के जो स्कीम्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कभी एक्सचेंज करके अगर आपको रिडेम्पशन चाहिए तो वो कर सकते हैं। दोनों ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों ने अपने अपने प्लेटफॉर्म्स बना दिए हैं। एनएससी का जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है एनएफएफ ट्रू प्लेटफॉर्म, और बीएससी का जो प्लेटफॉर्म है बीएससी स्टार म्यूचुअल फंड्स प्लेटफॉर्म। इसे आप चाहें तो गूगल में चेकआउट करिएगा, आपके लिए भी बहुत यूजफुल है ये जो दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं इन्होंने इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए बनाया है और साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हम और आप जैसे उनके लिए भी बनाया है। कभी कभार ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं आपसे कुछ चार्जेस लेते हैं, बट ज़्यादातर टाइम ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये कम्प्लीटली फ्री रहते हैं। तो अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके। वहीं पे ये प्लेटफॉर्म्स के जरिए आपके बहुत सारे जो पेपर वर्क हैं उससे आप फुर्सत में आ सकते हैं कि सारा एक बार अगर आपने एक क्लाइंट का पोर्टफोलियो बना दिया, उनका केवाईसी कंप्लीट करा दिया, तो उस व्यक्ति का जो है आप जिस भी किसी एएमसी के साथ उनके म्यूचुअल फंड स्कीम का परचेज अगर आना चाहते हैं तो वो सब आप इस प्लेटफॉर्म में बिल्कुल क्लिक्स को यूज करके कर सकते हैं। वहीं पे एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एमएफ यूटिलिटी। हालांकि आपको पता है तो ये जो प्लेटफॉर्म है सबसे ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ने मिलकर बनाया था।
जो जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं ये सब लोग मिलके एक साथ हो गए, एसोसिएशन बना इनका, और उन्होंने सोचा कि चलो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे कि हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में एक ही प्लेटफॉर्म से जो है अपना इन्वेस्ट कर पाएँ, डॉक्यूमेंट अगर चाहिए तो वो ले पाएँ, कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो वो कर लें, तो ये सब चीज़ें कर पाएँ। तो एमएफ यूटिलिटी भी काफ़ी अच्छा एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है जहाँ पे अगर आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो आपको एक अकाउंट नंबर मिलता है जिसका नाम है कॉमन अकाउंट नंबर, कैन भी कहते हैं। तो उसके लिए भी केवाईसी कंप्लायंट होना जरूरी है, किसी भी इन्वेस्टर का पूरी जानकारी वो उसमें कलेक्ट करते हैं, उनको एक कैन नंबर अलॉट करते हैं, और एक बार अगर आपके पास कैन नंबर आ गया तो फिर उसके बाद आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ अपना जो है एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के काम इससे बच जाते हैं, क्योंकि कैन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि पैन का इन्फॉर्मेशन हो गया, आपका जो होल्डिंग पैटर्न क्या है आपका, ये सभी चीज़ें जो है ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कैन के फोलियोस में जमा होती रहती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड एंड मोबाइल बेस्ड एप्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स देते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि अगर आपके किसी भी परिचित ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो वो बोलते हैं कि एजेंट ने मुझे एक ऐप दिया है तो उसमें मेरे को सब दिख जाता है। आप वो जब ऐप को देखते हैं तो उसमें कुछ अलग ही नाम दिया रहता है, कोई ऐसे नॉर्मल सा नाम नहीं दिए सुना होता जो कि आपने अलग जगह सुना हो, नहीं। ये जो कस्टमाइज्ड ऐप्स होते हैं और इस तरह के ऐप्स को प्रोवाइड करने वाले बड़ी बड़ी कंप्यूटर बेस्ड कंपनीज रहती हैं जो कि इस तरह के ऐप्स को हर डिस्ट्रीब्यूटर को देती है कि वो अपने जितने भी लोग हैं इन्वेस्टर्स उनको बांट सके। तो उस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें भी आपको पूरे डिटेल मिल जाता है जो कस्टमर को, कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसके फंड्स में कितनी फंड वैल्यू चल रही है, वो चाहे तो ट्रांजैक्शन कर सकता है उसमें। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि किसी को वेबसाइट या लैपटॉप या कंप्यूटर खोलने की ज़रूरत नहीं, ये सब चीज़ें जो है मोबाइल में एक ऐप के जरिए एक्सेसिबल हो जाती हैं। उसी तरह से जो एएमसीज कंपनीज हैं, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, उन्होंने भी अपने प्लेटफॉर्म्स खोल रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि केवल आप एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बाकी एएमसीज में नहीं जाना चाहते, तो उनके ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको पूरी ये ट्रैकिंग फैसिलिटीज मिल जाती है। इवन आज के इस देश में तो आप अगर चाहें तो ट्रांजैक्शन फैसिलिटी एसएमएस या फिर व्हाट्सएप के जरिए तक कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं प्री रिक्विजिट फॉर बिकमिंग अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, कि आपको क्या क्या करना होगा एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को बनने के लिए। आप सभी जानते हैं कि कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो किसी न किसी इंडिविजुअल या बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर बना सकती है। केवल रिक्वायरमेंट ये है कि उन्हें NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्टिफिकेशन एग्जाम को क्लियर करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि आपको NISM सर्टिफिकेट जो है वो लेना होगा। इसके लिए कुछ नहीं, आप जो अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बाद आपको जो है NISM का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट तो बहुत बार फिल किया होगा, आजकल बैंक में भी सब जगह केवाईसी जो है कंपलसरी हो गया है। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। ठीक उसी तरह से केवाईडी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम होता है नो योर डिस्ट्रीब्यूटर। अब जो कि आप जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कल अगर आपने किसी को म्यूचुअल फंड कंपनी को किसी को म्यूचुअल फंड स्कीम बेचा और कोई जानना चाहे कि है कौन ये व्यक्ति जो मुझे म्यूचुअल फंड स्कीम बेचा है जिसने, तो उसके लिए केवाईडी डॉक्यूमेंट का वेरीफाई होना जरूरी है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस रहता है। आप अपने नज़दीकी कैंप्स के ऑफिस में जाएंगे, कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट स्कीम के हर जगह आपको ऑफिस मिल जाएंगे। तो उस कैंप्स में ऑफिस में जाके अपना जो सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड का जो फॉर्म है वो आप देंगे, अपना बायोमेट्रिक प्रोसेस कंप्लीट कराएंगे। तो इस तरह के जब डॉक्यूमेंट्स और वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उस तरह आपका केवाईडी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही आपका केवाईडी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपको एक ARN नंबर दिया जाएगा। ARN नंबर का फुल फॉर्म होता है एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर। जब आपको एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा ना तो ये नंबर ही सब कुछ है, आप ये मान लीजिए। क्योंकि जब भी आप कोई स्कीम को बेचेंगे जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको कमीशन मिले, तो जिस भी व्यक्ति का आप स्कीम बेच रहे हैं वहाँ पे ARN नंबर मेंशन करना मत भूलिएगा। क्योंकि अगर आपने ARN नंबर मेंशन नहीं किया तो व्यक्ति को स्कीम तो मिल जाएगा बट आपको कमीशन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है ARN नंबर मिलने के बाद वो होता है एम्पैनलमेंट।
एम्पैनलमेंट मतलब कि आप जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में केवल आप, अगर आपको IRDA का लाइसेंस मिल जाता है तो आप केवल एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, उसके अलावा किसी और के साथ नहीं जुड़ सकते। बट यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अगर आपके पास ARN नंबर एक बार आ जाए ना, तो आप किसी भी जो है कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। जितने भी नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी से उनके साथ जुड़ सकते हैं। केवल आप जब भी वहां जुड़ेंगे तो आप अपना ARN नंबर को यूज करके जुड़ेंगे। प्रोसीजर भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनीज में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना ARN नंबर देना पड़ेगा, अपना नाम, एज, ट्रेड नेम क्या है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, किस तरह से आप अपना बिजनेस करते हैं, इस तरह का एक छोटा सा फॉर्म फिल करना रहता है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। आजकल बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं आपको एक प्लेटफॉर्म का लिंक भेजती है, वहां पे आपको केवल अपना ARN नंबर और नाम भी अगर आप लिख दो तो आपका एम्पैनलमेंट हो जाता है। इसका मतलब आप एलिजिबल हैं उनके किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को किसी को भी बेचने के लिए। वहीं पे दोस्तों आपको ARN नंबर के अलावा एक और नंबर के बारे में जानना जरूरी है। EUIN कहते हैं इसे, एम्प्लॉय यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब आप तो एक इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कि खुद से आप अपना सेल कर रहे हैं, बट उसके अलावा जो व्यक्ति बैंक से जुड़ा हुआ है, तो जो बैंक उस केस में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है तो बैंक के पास ARN नंबर रहता है। बट आप क्योंकि डायरेक्टली नहीं बेच रहे, आप खुद अपने इंडिविजुअल बेसिस में नहीं बेच रहे, आप बैंक का एक एम्प्लॉय हैं जो कि इस तरह के सेल्स को कर रहे हैं, तो आपके पास EUIN नंबर के लिए आपको अप्लाई करना होता है, जो कि ठीक ARN नंबर जैसा ही होता है। आपका EUIN नंबर एक बार आ जाता है तो आप जो भी स्कीम्स बेचेंगे तो आप अपना EUIN नंबर को फिल करके बेचेंगे। आइए दोस्तों, अब आते हैं काम की बात पे कि आपको रेवेन्यू कितना मिलता है एक म्यूचुअल फंड स्कीम को बेचकर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रेवेन्यू होता है वो आपको कमीशन के फॉर्म में मिलता है। तो ये जो कमीशन का जो रेवेन्यू है वो या तो फिर आपके किसी भी ट्रांजैक्शन अमाउंट से लिंक कर सकता है, या फिर ये लिंक कर सकता है एसेट अंडर मैनेजमेंट को। ये दोनों ही मॉडल को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन करता है, किसी स्टॉक ब्रोकर के जरिए कोई भी बाय या सेल या स्टॉक करता है, तो ब्रोकरेज कमीशन लगता है। अब ये जो है एग्जांपल हो गया ट्रांजैक्शन लिंक्ड कमीशन के, कितना बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके हिसाब से जो है अमाउंट डिसाइड किया जाएगा कि कितना कमीशन एक ब्रोकर को मिलता है। वहीं पे ऑन द अदर हैंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक परसेंटेज जो है AUM का इन्वेस्टर से लेती है, जो कि इक्विटी बेस्ड फंड में 1.5% का होता है। तो जो 1.5% का जो अमाउंट हर साल, AUM का मतलब होता है टोटल अमाउंट जो फंड वैल्यू की है, उसका 1.5% जब कोई भी कंपनी लेती है तो उसका एक परसेंटेज ही तो ब्रोकर को भी मिलता है। तो इस तरह से जो कमीशन मिलता है वो लॉन्ग टर्म बेसिस में मिलता है, जिसे हम कहेंगे AUM लिंक्ड कमीशन। इसी का एक एग्जाम्पल है ट्रेल बेस्ड कमीशन। जितने टाइम तक कोई भी व्यक्ति किसी भी इन्वेस्टर के साथ जुड़ा रहेगा उतने टाइम तक ये ट्रेल कमीशन उनको मिलता रहेगा। पहले क्या होता था कि ये जो कमीशन है वो अपफ्रंट भी दिया जा सकता था, बट आज के डेट में ये अब बंद कर दिया गया है। सेबी की नई गाइडलाइंस आई है जिसके बाद अब जो है ये करना मना है। पहले जो भी कमीशन का ट्रेल अमाउंट आना होता था उसे वो लोग पहले ही दे देते थे, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड का इनिशियली दे देते थे, जिसको हम लोग अपफ्रंट कमीशन कहते थे। बट अब के डेट में ये अपफ्रंट कमीशन नहीं है, अब पूरी तरह से ट्रेल कमीशन मॉडल पे काम होता है। इसका सबसे बढ़िया फायदा जो होता है हमारे जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को होता है, जैसे कि आप जानते हैं इंश्योरेंस स्कीम में भी कमीशन होता है, जो कि पूरे एक लिमिटेड पीरियड तक ही वो कमीशन का अमाउंट मिलता है, जीवन काल तक वो कमीशन नहीं मिलता। वहीं पे म्यूचुअल फंड स्कीम्स का सबसे बढ़िया अगर बेनिफिट मैं कहूँ तो ये है कि आप जितने सालों तक किसी भी इन्वेस्टर को अपने साथ किसी भी स्कीम में जोड़े रखेंगे तब तक जो है AUM का एक परसेंटेज जितना जो कमीशन अमाउंट है आपको मिलता रहेगा। आइए दोस्तों, मैं अब आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेल कमीशन को अच्छे से समझा देता हूँ। ये ट्रेल कमीशन आखिर कैलकुलेट किस तरह से होता है। मान लेते हैं कि कोई इन्वेस्टर है जिसने आपके थ्रू कोई म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया और उसने 1000 यूनिट्स खरीदे, और प्रत्येक यूनिट की जो वैल्यू है उस समय 10 रुपए थी। तो टोटल उन्होंने कितना अमाउंट दिया होगा?
10,000 रुपये। अब ये 10,000 रुपये तो उन्होंने इनिशियल अमाउंट दिया, तो जब ट्रांसैक्शन हुआ होगा तब आपको जो कमीशन मिला उसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसैक्शन कमीशन। वहीं पे ये जो अमाउंट एक बार जब इन्वेस्ट हो गया तो जो नैव वैल्यू है वो 10 रुपये तो नहीं रहेगी, कुछ टाइम बाद जो है ये 10 रुपये से हो जाएगा 15 रुपये। तो 15 रुपये हो जाएगी प्रत्येक नैव की वैल्यू, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा कितना, 15 × 1000 हो गया 15,000 रुपये। अब ये जो 15,000 रुपये हो गया है तो ये उनका AUM निकल कर आता है। AUM जो एक साल पहले केवल 10,000 रुपये दिया था वो आज के डेट में उसका AUM हो गया 15,000 रुपये। तो उसका एक परसेंटेज जो है ट्रेल कमीशन के रूप में एजेंट को मिलता है। और उनको फायदा इसलिए होता है क्योंकि साल भर साल जो ये जो नैव यूनिट की वैल्यू है वो आगे आगे बढ़ती चली जाएगी और उसी तरह से उनका जो कमीशन का अमाउंट है वो भी बढ़ता जाएगा। बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इसी तरह से अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं। वो ऐसे लॉयल इन्वेस्टर्स को अपने साथ जोड़ते हैं और उनको सुपीरियर सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका ये जो ट्रेल कमीशन का अमाउंट है, जो आज सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा, बट साल भर साल जब लोग आपसे जुड़ते रहते हैं, उनके रिलेटिव्स आपसे जुड़ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो ये जो ट्रेल कमीशन का अमाउंट जो है बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। शायद यही कारण है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आजकल लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट से अलग होके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशंस में आ चुके हैं। बट दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, आपके मन में अगर ख्याल हो रहा है कि मैं खुद भी म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदना चाहता था, तो क्या मैं अगर अपने लिए ही कोई म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर लूं तो उसका कमीशन मैं ले सकता हूं कि नहीं? जी नहीं। रेगुलेशंस ने क्लियर कट कह दिया है कि अगर आप अपने ही नाम पे कोई म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदना चाहते हैं तो उसका परसेंटेज कमीशन आप नहीं ले सकते हैं। दोस्तों ये जो ट्रांसैक्शन कमीशन हो गया या AUM कमीशन हो गया, इसके अलावा कुछ ऐसे कमीशंस हैं जिसे हम लोग एडिशनल कमीशन की क्राइटेरिया में बोलते हैं, जो कि बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जो कि टॉप 30 सिटीज़ के अलावा हैं, जहाँ पे इतना ज़्यादा लोगों को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से घबराते हैं, तो वहाँ जाके अगर कोई अपना म्यूचुअल फंड स्कीम बेच के आ पाता है तो उनको बहुत सारे एडिशनल एक्सपेंसेस लग जाते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन में। तो उस एक्सपेंसेस को भी कवर करने के लिए एडिशनल कमीशन का भी एक रूल बनाया हुआ है, जो कि स्पेशली लागू होता है छोटे टाउन्स में। दोस्तों अब हम समझते हैं कि ट्रांजैक्शन चार्जेस हम कितना कलेक्ट कर सकते हैं प्रत्येक सेल में। तो वहाँ पे सेबी ने एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बना रखी है कि ट्रांजैक्शन चार्जेस जो होते हैं 10,000 रुपीज़ के ऊपर का जितना भी आप सेल करते हैं उसमें आप एक अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि फर्स्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हो तो उसको आप 150 रुपीज़ तक का ट्रांजैक्शन चार्जेस चार्ज कर सकते हैं, जो हर प्रत्येक ट्रांजैक्शन में जो कि 10,000 रुपीज़ से अधिक हो। वहीं पे ऐसा कोई इन्वेस्टर हो जो कि फर्स्ट टाइम नहीं म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा बल्कि वो इससे पहले भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर चुका है, तो उससे मैक्सिमम ट्रांजैक्शन चार्ज आप जो है 100 रुपीज़ का चार्ज कर सकते हैं। बट शर्त यह है कि जो भी वो अमाउंट ट्रांसैक्ट कर रहा है वो 10,000 रुपीज़ से अधिक होना चाहिए। वहीं पे बहुत सारे हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्योंकि ये फीचर जो होता है ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो इससे ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं कि आप नहीं चाहते कि अपने इन्वेस्टर से जो है इस तरह के चार्जेस लें, तो आप उसमें से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ इस तरह के ट्रांजैक्शन से भी एक इनकम जनरेट हो तो आप ऑप्ट इन कर सकते हैं, जिससे कि आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस मिल सके। ये तो बात हो गई कि रेगुलर वाले फंड्स में जहाँ पे कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बीच में आ रहा है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि डायरेक्टली ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से खरीदता है तो उसको कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगते हैं। अब लोगों के मन में सवाल आता है कि GST देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने अपनी जो संस्था है उसको GST से रजिस्टर कर रखा है और अगर आपका जो ट्रांसैक्शन है टर्नओवर 20 लाख से अधिक है तो वहाँ पे आपको GST देना पड़ सकता है। अन्यथा बाकी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो रेगुलर बेसिस में काम करते हैं वो कोई GST नंबर लेकर अपना काम नहीं करते हैं। दोस्तों सेबी द्वारा सभी AMCs को मैंडेट दिया गया है कि कमीशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को कितना कमीशन मिलता है उसे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, बट रिटेल नॉन इंस्टीट्यूशनल जितने भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि HNI कैटेगरी में आते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कैटेगरी में आते हैं, उन सभी का जो डाटा है इनको अपनी वेबसाइट में शो करना रहता है, लिस्ट देनी रहती है जिसमें कि इस व्यक्ति को इतना इतना कमीशन दिया गया। कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिसको डिस्क्लोज करना कंपल्सरी
कंपलसरी है। जैसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनका एक जगह पे अकेले ऑफिस नहीं है, बल्कि मोर देन 20 लोकेशंस है जहाँ पे उनका ऑफिस है। उनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 100 करोड़ से भी ज़्यादा है सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज का मिला के। वहीं पे जो कमीशन उनको मिलता है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है सभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से। और जो कमीशन जो आता है वो प्रत्येक एएमसी से अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट वो कमीशन के रूप में ले रहे हैं, तो ये सब जो लोग आते हैं ये आते हैं रिटेल एचएनआई इन्वेस्टर्स के जो हाईएस्ट पेड डिस्ट्रीब्यूटर्स में। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स का पूरा डाटा जो रहता है सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से एएमसी को अपनी वेबसाइट में डिस्क्लोज करना पड़ता है, और ये सभी जानकारी को उन्हें एम्फी के साथ भी बांटना पड़ता है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है जो आपको समझ लेना चाहिए। भले आप इसका एग्जाम को क्लियर कर जाते हैं तो आप एक म्यूचुअल फंड एजेंट कहलाएंगे या फिर एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएंगे। आप एक फाइनेंशियल प्लानर या फिर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों को एक टाइटल है। ये एक फाइनेंशियल प्लानर या एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एक टाइटल होता है, जिसके लिए इससे भी और एडवांस एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। क्योंकि आप एनआईएसएम सीरीज 5A को क्लियर कर जाते हैं तो कभी भी आप अपने किसी भी तरह के कम्युनिकेशन में ये नहीं बताएंगे कि मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ या एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ। जी नहीं, आप वो नहीं हैं। आप एक म्यूचुअल फंड एजेंट हैं या फिर एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कि आप अपने प्लान के हिसाब से उन्हें समझा सकते हैं, उनके स्कीम की क्या सूटेबिलिटी है, उनकी नीड को एनालाइज करके उन्हें एक प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं एक ऐसे टॉपिक में जिसके बारे में नॉलेज बहुत ही कम लोगों के हैं। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो अपने लिए भी एक नॉमिनी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो आपने सुना होगा कि जो भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो अपना नॉमिनी डिसाइड कर सकता है कि जो पैसा है वो अगर उनकी डेथ हो जाए तो उनकी नॉमिनी को मिले। वहीं पे आपने इंश्योरेंस में भी सुना होगा कि नॉमिनी रहता है कि इन केस जो भी पैसा है, इन केस ऑफ डेथ जो है नॉमिनी को अमाउंट दिया जाए। बट आपने ये नहीं सुना होगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट होता है वो भी अपना ये जो कमीशन का अमाउंट है उनके मरने के बाद उनके नॉमिनी को दिला सकता है। इसके लिए एक प्रोसेस होता है जहाँ पे नॉमिनेशन फैसिलिटीज होती है एजेंट के पास, कि वो अपने नॉमिनी को मेंशन कर सकता है कि मेरे जाने के बाद इस प्रत्येक व्यक्ति को जो है मेरा अमाउंट जो कमीशन का आ रहा है वो दे दिया जाए। अगर इन केस ऐसा कोई नॉमिनी कोई मेंशन नहीं करता है तो उस केस में लीगल हायर जो होता है उसको ये पैसा दे दिया जाता है। बट हमारे इंटरेस्ट में ये है कि हम खुद से नॉमिनी को जो है रजिस्टर करें, एक मेंशन कर दें कि ये हमारा नॉमिनी है, तो हमारे जाने के बाद जो भी कमीशन का अमाउंट रहता है वो इनको आता रहेगा। बहुत लोगों का लाइवलीहुड जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से डिपेंडेंट है। कोई व्यक्ति जो है 20 से 25 साल अपने लगा देता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इतने सारे लोगों को जोड़ने के लिए, और इससे एक बहुत बड़ा ट्रेल कमीशन आ जाता है। और तुरंत अगर किसी कारण से उनकी डेथ हो जाती है तो फैमिली को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इतने बड़े इनकम के लॉस से। तो उसको सेटल करने के लिए एम्फी ने अपने सभी एएमसी मेंबर्स को ये नॉमिनेशन फैसिलिटी चालू करने को कह दिया है, ताकि इनकेस अगर ऐसी कोई डेथ होती है तो जो नॉमिनी है उसको ये कमीशन अमाउंट मिल सके। बट उसमें भी डेफिनेटली कुछ लिमिटेशंस हैं। ये जो नॉमिनी जो है ये एआरएन कोड जो होगा डिसीज व्यक्ति का उसको यूज करके कोई नए म्यूचुअल फंड स्कीम्स ये नॉमिनी नहीं बेच सकता है, और ना ही एक्सिस्टिंग प्लान्स में कोई व्यक्ति इसको चेंज करा सकता है। इनकेस अगर कोई इन्वेस्टर है जिसने इस प्रत्येक व्यक्ति के साथ जो है एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया और देखा कि वो व्यक्ति मर गया, तो उस केस में अगर उसने डिस्ट्रीब्यूटर को अपने चेंज कर दिया तो उस केस में उनको ये कमीशन नहीं मिलेगा। बट ज़्यादातर केस में इसको देखता नहीं है कोई कि कौन है डिस्ट्रीब्यूटर, वो जीवित भी है या नहीं, क्योंकि बहुत साल पहले म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चालू किया था। वो ये भी नहीं पता करने जाता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अवेलेबल भी है या नहीं है। दोस्तों, ये नॉमिनी को ये इनकम तुरंत नहीं मिलना चालू होता है। इसके लिए भी प्रोसेस होता है। नॉमिनी हो या जो लीगल हायर है उसे एआरएन होल्डर का जो डिटेल है वो एम्फी को बताना होता है, कहना होता है कि ये जो बताए हुए जो व्यक्ति है उनकी डेथ हो चुकी है और ये रहा उसका डेथ सर्टिफिकेट, और ये गैजेटेड ऑफिसर से उस डेथ सर्टिफिकेट को अटेस्ट भी कराना होता है। जब एम्फी को इस तरह का एक इंटीमेशन मिलता है तो वो सभी एएमसी को बताता है कि ये जो एआरएन होल्डर है इनकी डेथ हो चुकी है और ये इनकी नॉमिनी है, तो अब से जो भी कमीशन है वो इनको मिलना चालू कर दिया जाए।
दोस्तों अब हम आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में जिसका नाम है चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। आप जानते हैं ट्रेल कमीशन का जो अमाउंट होता है उस डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है जो कि इन्वेस्टर को किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम से जोड़ता है, और ये अमाउंट उनको तब तक मिलता है जब तक वो व्यक्ति जो है स्कीम से जुड़ा हुआ है। बट यहाँ पे बहुत लोगों को नहीं पता कि इन्वेस्टर अगर चाहे तो बिना किसी रीजन को बताए हुए भी अपने एक रेगुलर प्लान को, जिसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर मिडिल में मौजूद है, उसको चेंज करके डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर सकता है, उसे चेंज करा सकता है डायरेक्ट प्लान में, जहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका कमीशन रुक जाएगा। और ऐसा करने का परमिशन दिया है एम्फी ने। उन्होंने कहा है इसको चेंज कराने के लिए कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या एनओसी की जरूरत नहीं है एक्सिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर से। जब भी चाहे इन्वेस्टर जाके अपने ऑफिस में बोल सकता है और उसे वो एक डायरेक्ट प्लान में कन्वर्ट कर सकता है, जिससे वो अपने लिए और अच्छे रिटर्न्स पा सकता है। वहीं पे बहुत सारे और भी रूल्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर आप देखें तो कोई भी व्यक्ति जो है जाके बोल सकता है कि सर आप एक काम कीजिए, आप अपना जो है डिस्ट्रीब्यूटर मुझे बना दीजिए, उसको हटा दीजिए। तो ऐसा करना संभव है क्या? हाँ, ऐसा करना संभव है। कोई भी व्यक्ति जाके बोल सकता है कि जो पिछले वाला डिस्ट्रीब्यूटर है उसको चेंज करके मेरे को कर लीजिए, बट उस केस में उनको कोई ट्रेल कमीशन नहीं मिलेगा और ना ही पहले व्यक्ति को कोई ट्रेल कमीशन मिलेगा। ये फैसिलिटी केवल उन लोगों के लिए है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में जुड़े थे, बट अब वो चाहते हैं कि डायरेक्ट प्लान में अपने आप को कन्वर्ट करा लें जिससे उनको सेविंग हो, तो वो ये करा सकते हैं। दोस्तों अब एक सिचुएशन ऐसा भी आ सकता है, जो व्यक्ति एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर था उसने वॉलंटरली अपना काम ही करना बंद कर दिया। उसने सोच लिया कि नहीं, अब मैं नहीं करना चाहता म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कुछ भी। तो उस केस में इन्वेस्टर चाहे तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज करा सकता है, ये कहते हुए कि जो पिछला डिस्ट्रीब्यूटर है उसने अपना काम ही बंद कर दिया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो उस केस में जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको ये ट्रेल कमीशन मिलना चालू होता है। आइए दोस्तों अब आते हैं आपके फेवरेट पार्ट पे, जहाँ पे हम इस चैप्टर से सबसे रिपीट किए हुए क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ओनली इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आप जानते हैं केवल इंडिविजुअल ही नहीं, बैंक जो एक इंस्टीट्यूशन होता है वो भी म्यूचुअल फंड सेल कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, फॉल्स। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन offered by dash is required for becoming a mutual fund distributor। अब इसका तो उत्तर आप जानते हैं कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो कौन ऑर्गेनाइज कराता है इन चारों में से? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके शॉर्ट फॉर्म को अगर आप देखेंगे तो NISM का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स। नेक्स्ट, इन व्हाट फॉर्म डू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट्स अस अर्न रेवेन्यू? किस तरह से ये लोग रेवेन्यू अर्न करते हैं? ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। ए, कमीशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कीम्स। बी, फीस कलेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर्स। सी, कमीशंस रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। डी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फी फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। इसका करेक्ट आंसर है कमीशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कीम्स। ये कोई फीस नहीं लेते हैं इन्वेस्टर से नॉर्मली, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी ये देने के लिए लीगली इनके पास परमिशन भी नहीं होता, क्योंकि इनका रोल है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये जनरली एक गाइडलाइन दे सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में किसी को समझा सकते हैं, बट वो अपने आप को एक फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं कह सकते। इसका करेक्ट आंसर है ए, कमीशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कीम्स। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन ओनली अर्न अपफ्रंट कमीशन फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, स्टेट वेदर इज ट्रू और फॉल्स। क्या केवल उनको अपफ्रंट कमीशन मिलता है कि म्यूचुअल फंड से? करेक्ट आंसर है फॉल्स। इनको ट्रेल कमीशन भी मिलता है और अपफ्रंट कमीशन तो अभी बंद हो चुका है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अर्न नो कमीशन व्हेन द इन्वेस्टर चूजेस टू इन्वेस्ट इन डायरेक्ट प्लान्स। अगर किसी ने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर दिया तो वो डायरेक्टली जो है म्यूचुअल फंड कंपनी से जुड़ गया, तो उसमें जो बीच में आप हैं उनका कोई रोल नहीं है। तो इस केस में इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। यहाँ पे उनको जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको कोई कमीशन नहीं देना पड़ता। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रहे होंगे, और बहुत ही जल्दी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। ज़रूरत है तो आपकी सपोर्ट की, ताकि ये चैप्टर्स जो हैं उन सभी लोगों तक पहुंच पाए जो कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।